हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं गति के समीकरणों को, यानी कि हम आज सीखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन को अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बनाया, इनको डेराइव किन्होंने किया है, तो उनका नाम है न्यूटन। तो इनको खासकर हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। किसकी गति के समीकरण कहा जाता है? इनको न्यूटन की गति के समीकरण भी कहा जाता है। यानी कि इनको जो खोजने वाले हैं, इनको बनाने वाले हैं इन इक्वेशंस को, वो न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन ने इन समीकरणों को बनाया है। ठीक है, और इन समीकरणों के द्वारा हम काफी डेरिवेशन जो बहुत टफ डेरिवेशन है, उनको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आज इन गति की समीकरण क्या क्या होती है, कौन कौन सी गति की समीकरण होती है और इनको किस तरीके से निकाला जाता है, ये हमने सीखना है अपनी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम गति की समीकरण के ऊपर बात कर लेते हैं। गति की कितनी समीकरण होती है? 3 समीकरण होती है, याद रखना है। ठीक है, तो गति की पहली समीकरण, दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण। पहली समीकरण क्या होती है, नोट करेंगे सब बच्चे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जहां v जो होता है इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, यानी अंतिम वेग होता है, और u होता है स्मॉल u, इनिशियल वेलोसिटी होती है, प्रारंभिक वेग। a जो होता है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी त्वरण होता है। ठीक है, आप लोगों ने त्वरण के बारे में पढ़ा होगा। त्वरण वास्तव में होता क्या है, अगर मैं आप लोगों को डिफाइन करूं, त्वरण बोला जाता है वेग परिवर्तन की दर को। वेग परिवर्तन और समय का जो अंतराल होता है, समय का जो अनुपात होता है, वेग परिवर्तन बटे समय को ही त्वरण कहा जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है इसका, टाइम टेकन। याद रखना आप लोगों ने, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा इन टॉपिक से पहले, क्योंकि हम इक्वेशंस को तभी पढ़ते हैं जब हमें ये छोटी छोटी टर्म्स पता होती है, त्वरण के बारे में पता होता है। नहीं पता तो आप लोग समझ सकते हैं त्वरण क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारी एक्सेलरेशन टर्म जो आई इसको हमने समझा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो टी सिंबल है, ये टी सिंबल टाइम के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को डेराइव कर लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को डेराइव करते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन कहां से आता है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम निकालना सीख रहे हैं कि ये जो मोशन का पहला इक्वेशन है, गति का पहला समीकरण है, किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम लगाते हैं डेफिनेशन किसका, त्वरण का। त्वरण का फॉर्मूला लगाते हैं। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को ही हम चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, v माइनस यू अपॉन, v माइनस यू होता है हमारा वेग परिवर्तन। याद रखना, v माइनस यू को बोलते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी। परिवर्तन जितना आया, परिवर्तन मतलब प्रारंभ में कितना वेग था और बाद में कितना हो गया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर, v माइनस यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि मान लिया हमारा इनिशियल वेलोसिटी मान लिया 20 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी मान लिया 50 मीटर पर सेकंड हो गई, तो बीच का वेग में परिवर्तन कितना आया, पहले 20 था फिर 50 हो गया, तो चेंज कितना आया वेलोसिटी में, कितने का आया, 30 का चेंज आया। कैसे निकालेंगे, 50 में से 20 माइनस करेंगे, यानी फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, v में से u माइनस करेंगे, तो इसलिए इसको लिखा जाता है v माइनस यू। किसको, वेग परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी को लिखते हैं हम v माइनस यू, और टाइम को किस सिंबल से लिखते हैं हम, t से। तो पहला जो हम इक्वेशन निकालते हैं वो निकालते हैं डेफिनेशन से। किसकी डेफिनेशन से, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की परिभाषा से निकालते हैं। क्या है त्वरण की परिभाषा, आप लोग पहले नोट कर लेंगे। त्वरण की परिभाषा ये होती है, समझ में आ गई बात, पहले लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की परिभाषा लगाएंगे। क्या होती है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को लिखते हैं हम a से, एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं, वेग परिवर्तन को, चेंज इन वेलोसिटी को लिखते हैं हम v माइनस यू से, और टाइम को लिखते हैं t से। ये जो t डिवाइड में है, इसको हम डिवाइड से अगर a के साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या होगा, a की मल्टीप्लाई t, देखो a के साथ में t की मल्टीप्लाई होगी तो at आएगा। at इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस माइनस यू को इधर चेंज कर दूं तो माइनस यू इधर जाके हो जाएगा प्लस का यू। देखो मैंने क्या किया, t डिवाइड में था, डिवाइड से इसको कहां ले गया, a के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, और इस माइनस यू को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का यू। प्लस यू इज इक्वल टू प्लस यू
और ये वाला 80 हम यहीं पे लिखेंगे इज इक्वल टू किसको हो जाएगा v के, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया ध्यान दें, हमने सिर्फ माइनस u को इधर ले गए जो प्लस का हो गया, तो यहां से क्या इक्वेशन मिलेगी हमें, v इज इक्वल टू, इसको देखो u प्लस 80 इज इक्वल टू v है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो जो हमारा पहला इक्वेशन आ जाता है जो कि हमारा मोशन का गति का पहला समीकरण, समझ में आ गया। पहला जो गति का समीकरण है कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, इस t को a के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे 80 हो जाएगा, इस माइनस u को उधर जाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस u प्लस 80 इज इक्वल टू यहाँ v बचेगा, और इसको हम v को इधर लिख देंगे और उस पूरी वैल्यू को इधर लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों को इक्वल में लिख सकते हैं, तो पहली इक्वेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन को निकालना सीखेंगे। दूसरी इक्वेशन एक्चुअल में एस यानी डिस्प्लेसमेंट को बताती है, तो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है, ठीक है, क्या निकालना पड़ता है इसमें हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे अगर हम, तो डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प से हम निकालेंगे। बट आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, बोलते हैं हम इसको, एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं हम औसत वेग, ध्यान रखना, औसत वेग का एक फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से हम निकालते हैं, इसको याद रखना है आप लोगों ने। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़ेंगे, u को और v को जोड़ेंगे, जो यहाँ पर लिखा हमने u और v दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये होता है फॉर्मूला किसका, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं हम v और छोटा सा एवरेज लगाते हैं, तो v एवरेज का फॉर्मूला आता है u प्लस वी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2 का मतलब इस फॉर्मूले को लगाना है जब हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या है फॉर्मूला, u प्लस वी अपॉन 2, तो u प्लस वी, u को बोलते हैं हम प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलते हैं अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, ये फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी, इसको ध्यान से देना, इसके बाद ध्यान देना यहाँ पर कैसे निकालना है, u प्लस वी अपॉन 2, यहाँ ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, v की वैल्यू ये एज इट इज यहाँ पुट करेंगे v की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, u प्लस 80, तो इस v की जगह पे हम यहाँ पर पुट करेंगे u प्लस 80, ध्यान देना, एक u तो ये वाला है और एक u प्लस 80 किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू, और डिवाइड में क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, जब हम वैल्यू रखेंगे याद भी रखना है हमने कहां से रखी इक्वेशन, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखी है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट से रखी, ठीक है। बाकी सॉल्व करेंगे, u और u कितना हो जाएगा, 2u, u और u कितना हो जाएगा हमारा 2u, u और u 2u हो जाएगा, 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, ऐसे लिखेंगे, u और u कितना हो गया 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं हम 2 को कंबाइन करते हैं, जब मान लिया हमें कोई भी दो नंबर है 1/2 प्लस 3/2 करना है, कैसे लिखते हैं हम इसको, 1 प्लस 3 एलसीएम को एक साथ लिखते हैं ना 2, है ना, ऐसे में इस 2 को अगर दोनों को अलग अलग लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखो इस तरीके से लिखेंगे हम, एक बार मैं इस 2u के अपॉन में 2 लिखूंगा और प्लस एक बार 80 के अपॉन में 2 लिखूंगा, इस तरीके से। जैसे ये इससे हमने वापस ये चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 3/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3/2, तो इसको मैंने अपोजिट चेंज किया है, एक बार इस 2 को हम 2 के अपॉन में लिखेंगे, एक बार 2 को 80 के अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा हमारा, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस 80 और इसकी अपॉन में क्या आएगा 2, इस अपॉन 2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 80/2 का मतलब यही है 1/2 80, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन लगभग हमारी सेकंड इक्वेशन के इक्वल आ चुकी है, पर इसमें चेंज क्या है, देखो u के साथ में t भी है और यहाँ 1/2 80 की जगह t स्क्वायर है ना। देखो फर्क सिर्फ कितना है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में t से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, t से, नहीं तो आप लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, याद रखना है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो बताओ अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लूंगा तो वो भी इतना ही होगा,
एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय होता है। तो यहां से विस्थापन का क्या फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, भी लिख सकते हैं इसको। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी को हमें क्या चेंज करना है, ध्यान देना है। एवरेज वेलोसिटी को हमें लिखना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखनी है बेटा? ध्यान रखना यहां पर इस एवरेज वेलोसिटी को मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस लिखेंगे और टाइम को टी लिखेंगे, किस फॉर्मूले से? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय भी होता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले को बताता हूं, सिर्फ इतना यूज करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी के बदले हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस और टाइम को टी लिखेंगे, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 AT आ जाएगा, ठीक है? बस अब हमें क्या करना है, इतना अब अगर आप लोगों ने कर दिया, एवरेज वेलोसिटी को हमने लिखा एस अपॉन टी, ठीक है? इस टी को यहां से डिवाइड से इधर ले जाओ, कैसे आएगा देखो, इस टी की मल्टीप्लाई यू से भी हो जाएगी और इस टी की मल्टीप्लाई इस वाले टी से भी होगी। तो क्या लिखा जाएगा इसको, देखो एस इज इक्वल टू, इस टी की मल्टीप्लाई यू के साथ होगी तो यू टी हो जाएगा, और इस टी की मल्टीप्लाई 1/2 AT से भी होगी तो क्या हो जाएगा, 1/2 AT स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? इतना आ जाएगा, और यही हमारी सेकंड इक्वेशन है। ध्यान दे, तो यही हमारी क्या है बेटा, सेकंड इक्वेशन है। देखो यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसको हमने कैसे निकाला, एवरेज वेलोसिटी की हेल्प से। किससे निकाला हमने इसको? एवरेज वेलोसिटी की हेल्प से। औसत वेग बराबर u प्लस वी अपॉन 2, वी की वैल्यू रखनी है, रखने के बाद दोनों को ऐड करना है, फिर 2 को अलग अलग लिखना है, ठीक है? लिखने के बाद यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी बताया था कि एवरेज वेलोसिटी एस अपॉन टी भी लिखते हैं। टी यहाँ पर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है? और थर्ड इक्वेशन को कैसे निकालते हैं हम, इसको भी ध्यान देंगे हम। थर्ड इक्वेशन जो है हमारी, वो डिनोट कर रही है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है? जो एक्चुअल में पहली इक्वेशन से थोड़ा सा लगभग मैच करती है, और हम इसको पहली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है? कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ध्यान देना। ये इक्वेशन दो तरीके से लिखी हुई आती है। कैसे लिख सकते हैं इसको हम? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ध्यान देंगे कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो इस माइनस यू स्क्वायर को इधर ले जाओ 2as के साथ में, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इधर आ जाएंगे और ये हो जाएगा वी स्क्वायर। तो ध्यान रखना एग्जाम में दोनों फॉर्म में लिखी होती है इक्वेशन, एग्जाम में ये इक्वेशन दोनों फॉर्म में लिखी होती है, ठीक है? आप लोगों ने ये भी यूज करनी है तो ये भी थर्ड इक्वेशन है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है? तो हम इनमें से कोई एक इक्वेशन प्रूव करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल लगभग फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही है, बट इसमें स्क्वायर आ रहे हैं। यहाँ v है ना, वहां स्क्वायर आ रहा है, यहाँ u है, वहां स्क्वायर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से ही निकालेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है? कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना। थर्ड इक्वेशन को जब हम ड्राइव करेंगे, निकालेंगे जब थर्ड इक्वेशन को, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब पहले हम v का स्क्वायर करेंगे, फिर हम u प्लस AT का स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे करके। पर ध्यान रखना, स्क्वायर हम होल लगा के करते हैं, पहले v का स्क्वायर फिर u प्लस AT का होल स्क्वायर करेंगे, और यहां पर हम a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा है 9th में, x प्लस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 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 वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy को पहले लिख देंगे, वाई स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वाली टर्म को तो एज इट इज लिखना है, और इसमें लगाना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है? x के बदले क्या रखना है, x के बदले u और y के बदले AT रखना है। इस फॉर्मूले रख के देखो, x के बदले u रखेंगे तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस 2xy, x के बदले क्या रखना है, u, और y के बदले क्या रखना है, AT, तो ये हो जाएगा 2uAT। आ रही बात समझ? इसी तरीके से यहाँ पर y स्क्वायर करेंगे, y के बदले क्या रखना है, AT, AT का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर भी हो जाएगा और t का स्क्वायर भी हो जाएगा। समझ में आ गई बात?
क्योंकि हम y की वैल्यू 80 रखेंगे और 80 का स्क्वायर करेंगे, तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a का भी स्क्वायर कर देंगे, d का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो देखो लगभग ये हमारा इक्वेशन मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है ना, देखो क्या मैच कर रहा है, v स्क्वायर आ गया, u स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, पर यहाँ पर ये मैच नहीं कर रही टर्म पीछे वाला, है ना। तो हमें ये टर्म बनानी पड़ेगी, कैसे बनाएंगे ध्यान देना, हम यहां से इसमें से 2 और a को कॉमन लेंगे, जैसा हमें दिख रहा है, देखो दो टर्म तो सेम हो गई हमारी, है ना, ये दो टर्म बचती है हमारी, ये 2as आ जाए कैसे भी करके, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स से 2 को और a को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बाकी वैल्यू सेम लिखूंगा मैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस यहां से 2 और यहां से a मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, यहां से 2 और यहां से a कॉमन ले रहा हूं, तो यहां क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2 ले लिया, a कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ut बचेगा, क्या बचेगा, ut, ध्यान देना, यहां से 2 और a कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, ut बचेगा, प्लस यहां पे क्या 2 है जो हमने कॉमन लिया, नहीं है ना 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, ताकि यहाँ पर 2 आ जाए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पर ये इक्वालिटी, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया हमने, ताकि इस 2 को हम कॉमन ले लें, इस वाले को तो बाहर कॉमन ले लें, और इस a स्क्वायर में से एक a कॉमन ले लें, ये 2 है ना यहाँ पर, एक इस वाले ऊपर वाले 2 को कॉमन ले लिया मैंने बाहर, और इस वाले a को कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो बच्चों क्या बचेगा, यहाँ पर 2 मैंने कॉमन ले तो बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा अपॉन में 2, इसमें से 2 a स्क्वायर में से एक a कॉमन ले लिया तो एक a बच जाएगा, और पीछे से क्या बचेगा, t स्क्वायर बचेगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस ब्रैकेट के अंदर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। एक्चुअल में कॉमन लेने से हमें क्या फायदा मिला, ये जो कॉमन लेके जो हमारी पीछे वाली वैल्यू बची ना ब्रैकेट के अंदर, ये पूरी की पूरी s यानी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की वैल्यू है, ये वैल्यू पूरी की पूरी ब्रैकेट के अंदर s की वैल्यू बच गई, ठीक है। और s की वैल्यू रखने के बाद याद रखिए इसको कहां से रखना है, s की वैल्यू को, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, सेकंड से रखना, सारी बात समझ। जिस तरीके से हमारी थर्ड इक्वेशन भी क्या जाती है, डिराइव हो जाती है, जो कि न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, समझना आपकी बात, ठीक है। नोट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।